तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली के मास्टर ली हुआ ने हानली को कैपिटल भेज दिया ताकि वो किन फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। हानली को तो लगा था कि कैपिटल में सब मॉर्टल्स रहते हैं, यहाँ कोई कल्टीवेटर नहीं होगा, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत था क्योंकि कैपिटल में काफी सारे फ्री कल्टीवेटर्स थे और इन फ्री कल्टीवेटर्स को कोई किडनैप कर रहा था। तो हानली इस मामले की तह में जाना चाहता है। उसे यकीन था कि जरूर इसके पीछे कोई डिमोनिक कल्ट का हाथ होगा। साथ ही साथ हानली किन फैमिली के हेड के साथ एम्परर के भाई की दावत में चला गया। इसी दावत में हमने मोरवान को देखा था जो कि भेष बदलकर इस मैंशन में दाखिल हुई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी इमॉर्टल मास्टर को देख पाते हैं जिसने फायर बर्ड का करतब दिखा के सभी मॉर्टल्स को खुश कर दिया। प्रिंस जिन भी इस मास्टर को ग्रीट कर रहा था, जिसके बाद वांग सबको बताने लगा किसी महान इमॉर्टल ने हमारे प्रिंस को हील किया है और आज ये हमारे बीच में से किसी बंदे को अपना डिसाइपल बनाएंगे। ये सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि मॉर्टल्स को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इधर हानली ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उस मास्टर की कल्टीवेशन लेवल को चेक किया और उसे पता चला कि ये कोई इमॉर्टल ना होकर बस ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है। इधर वांग सबसे कह रहा था कि जिसे भी मास्टर का डिसाइपल बनना है वो जल्दी से लाइन में लग जाओ। अगर तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन के रूट्स है तो तुम डिसाइपल सिलेक्ट किए जाओगे। जो सुनते ही काफी सारे यंग मॉर्टल्स लाइन में लग गए, जिसमें से एक किन फेयू भी था। वेल हानली ने मास्टर किन को टैलिस्मान दिया हुआ था जिसके जरिए वो मास्टर को बताता है कि ये बंदा बस इमॉर्टल बनने का ढोंग कर रहा है। अगर आपको भी इसका डिसाइपल बनना है तो आप शौक से जा सकते हो। वहीं पर वांग सभी लोगों को बिजी देख तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही साथ हम मोरवान को देख पाते जो कि वांग पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इधर हॉल में डिसाइपल बनने आए लोगों में से बस एक ही बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट्स थे जो देखकर मास्टर किन हानली से बात करना चाहते थे, मगर हानली तो वहाँ से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते कि वांग एक बंदे से मिलने चला गया है और रोहन चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। इधर वो बंदा वांग को ग्रीट कर रहा था कि तभी वांग उससे कहता है कि फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं, तुम हमारे फाउंडर के डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो बंदा उससे पूछता है कि आप उस मास्टर को कहाँ से उठा के लाए हो? उसने तो पूरे हॉल में नौटंकी शुरू कर दी है। जिस पर वांग जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, वो बंदा थोड़ी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी के स्पिरिचुअल रूट्स को भी पहचान पाएगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि अब कल्टीवेशन की दुनिया में केओस मचा हुआ है और फ्री कल्टीवेटर्स की तादाद तो दिन ब दिन कम होती जा रही, इसलिए हमारे लिए हर एक कल्टीवेटर जरूरी है। जिस पर वांग कह रहा था, अरे हाँ, कल्टीवेटर से याद आया, कल रात तो तुमने उस बुढ़े को पकड़ने के लिए काफी सारा हंगामा किया। जिस पर वो बंदा कहता है, हाँ, वो शाओजिन काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मुझे थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े, मगर उसके साथ जो बच्ची थी वो वहाँ से भाग निकली। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने जिस डीमन कल्टीवेटर को देखा था ये वही बंदा है। वांग उसे समझाता है कि देखो, तुम्हारी सारी ट्रेनिंग खुद हमारे फाउंडर ने ली है, इसी वजह से तुम्हारी मूव्स काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पावर्स का ऐसे बेफिक्रे बनकर यूज करो। और वैसे भी कल्टीवेटर्स को पकड़ने का काम हमने उन दूसरे लोगों को दिया है, तो तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। जिसके बाद वो दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। इधर मोरवान को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया था। वेल ये कोई और नहीं बल्कि हानली है। वो मोरवान को खामोश होने का बताकर उन लोगों की वहाँ से जाने का इंतजार करता है। उनके वहाँ से जाते ही हानली रुआन से पूछ रहा था कि तुमने अपना लुक कैसे बदल लिया, लेकिन रुआन इस पर कोई जवाब नहीं देती। वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता था हमारी यहाँ पर मुलाकात होगी, वरना मैं तो इस फॉर्म में कभी आपके सामने नहीं आती। हानली कहता है कि शायद तुम उस वांग को मारने के लिए यहाँ आई हो। जिस पर रुआन बता रही थी कि वांग 5 कलर सेक्ट का लीडर है और यही मेरे फादर का दोस्त भी था, लेकिन जैसे मेरे फादर गायब हुए इसने हमारी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, इसने मेरी माँ को भी खत्म कर दिया, इसलिए मैं वांग से रिवेंज लेना चाहती हूँ ताकि मेरी फैमिली को इंसाफ मिले। तो हानली उसे समझाता है कि वो बंदा एक कल्टीवेटर है, तुम कभी उसे मार नहीं पाओगी। ये सुनकर तो मोरवान काफी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो कहती, पता नहीं इस दुनिया में इतने सारे कल्टीवेटर्स क्यों हैं और हर बार मैं कल्टीवेटर से ही क्यों मिलती रहती हूँ। वेल यहाँ पर मोरवान हानली के बारे में भी बात कर रही थी। इधर हानली उसे समझाता है कि शायद ये बंदा डिमोनिक सेक्ट से मिला हुआ है, इसलिए तुम उससे थोड़ा सा दूरी रहो। और उसी वक्त मोरवान हानली से कहने लगी कि मुझे कभी लगा ही नहीं था हम दोबारा से मिल पाएंगे, मगर किस्मत हमेशा हम दोनों को मिलवाती आई। सच बताओ तो मैं भी एक कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ ताकि हमेशा आपके साथ रह पाऊँ,
मगर हम मॉर्टल्स तो वो भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ स्पैन तो बस एक छोटा सा कतरा है जो कब गायब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। मगर फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो हानली के गले लगकर उसके गालों पर किस करती है। वो उसे बता रही थी कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं उस बंदे की कमजोरी ढूंढ कर उस पर अटैक करूंगी। साथ ही साथ वो हानली का शुक्रिया भी अदा कर रही थी कि उसने कई दफे मोरवान की जान बचाई है। हानली अच्छे से जानता था कि मोरवान उससे हद से ज्यादा प्यार करती है और एक मोमेंट के लिए वो भी मोरवान को अफेक्शन शो करने वाला था। मगर हानली ने समय रहते खुद को रोक लिया। अब मोरवान वहाँ से जाने वाली थी कि तभी हानली ने उसे एक टैलिस्मान दे दिया जो कि खतरे के वक्त उसकी जान बचा सकता था। हानली कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि कभी तुम्हें इस टैलिस्मान को यूज करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद मोरवान वहाँ से भारी दिल लेकर चली गई। मोरवान की फैमिली के साथ वांग ने जो कुछ भी किया था इससे हानली काफी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन फिलहाल वो वांग पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। इसलिए हानली दोबारा से दावत में शामिल हो जाता है और अब हॉल में वांग भी उस बंदे के साथ पहुँच गया। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एम्परर जिन का बेटा है। हानली देखता है कि वांग और उस प्रिंस की बॉडी से सेम ऑरा रिलीज हो रही है और तभी एम्परर जिन का भाई सबको बताने लगा कि ये बच्चा और मेरा भतीजा इस इमॉर्टल मास्टर के अंडर कल्टीवेशन की शुरुआत करेंगे, तो सभी लोग इनके लिए चीयर्स कीजिए। अब दावत खत्म होते ही वो इमॉर्टल मास्टर अपने कमरे में आकर शराब के मजे लेते हुए आज उसने जितने भी ट्रेजर कलेक्ट किए थे उन्हें देखकर खुश होने लगा और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके रूम में मौजूद है, तो जल्दी से हानली को ग्रीट करने लगा। हानली उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कोई इमॉर्टल नहीं हो, मगर फिर भी आज तुमने दावत में सबको उल्लू बनाया। अगर लोगों को ये बात पता चली तो बताओ वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैं तो एक मामूली सा फ्री कल्टीवेटर हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने दावत में क्या गलत किया है। जिस पर हानली कहता है कि तुमने सही किया या गलत इसका फैसला मैं करूँगा। अब जल्दी बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा मास्टर कौन है। साथ ही वो फायर कंट्रोलिंग टेक्निक जिसका तुमने हॉल में शो ऑफ किया था बताओ वो तुम्हें किसने सिखाई। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मेरा नाम वो सांशिंग है और मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ, तो मेरा कोई मास्टर या सेक्ट नहीं। और रही बात उस फायर कंट्रोलिंग टेक्निक की, तो मैंने खुद उसे इजाद किया था। सच बताओ तो पावर्स और टैलेंट के मामले में मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। अगर आप मेरे साथ दोस्ती कर लो तो मैं हंसी खुशी ये टेक्निक आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर हानली स्माइल करते हुए सोचने लगा कि इस बंदे को कल्टीवेशन की दुनिया में सरवाइव कैसे करना है ये अच्छे से पता है। इसलिए हानली उसे बताने लगा कि मैं कोई मौका परस्त इंसान नहीं, इस टेक्निक के बदले में तुम्हारे साथ एलिक्सर या फिर दूसरी कोई टेक्निक शेयर कर सकता हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हानली ने फाइनली एक एलिक्सर के बदले उसकी फायर टेक्निक हासिल कर ली। हानली ने उस बंदे को येलो ड्रैगन एलिक्सर दिया था जो कि उस बंदे की ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा मदद करेगा और इससे तो बंदा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हानली उस बंदे से पूछने लगा कि सच बताना उस वांग और प्रिंस के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, उन्होंने तो मुझे बस यहाँ पर करतब दिखाने बुलाया था। जो सुनकर हानली कहते हैं चलो ठीक है, फिर अब तुम मेरा एक काम करोगे और बदले में मैं तुम्हें एक बेहतरीन सा रिवॉर्ड दूंगा। मुझे शक है कि यंग प्रिंस और वांग डिमोनिक सेक्ट से कनेक्टेड है, तो तुम्हें बस उन दोनों पर नजर रखनी होगी। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब महसूस हुआ तो जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट करना। तो बंदा भी हानली के साथ मिल जाता है। अब हमें सीधा कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर हानली शियार ने दिया हुआ सेपरेशन मैनुअल चेक कर रहा था, मगर ये समझने में काफी ज्यादा मुश्किल है, तो हानली अभी के लिए उसे रख देता है। वो सोचता है कि इतने दिन होने के बावजूद भी सांशिंग की उसे कोई खबर नहीं मिली और उसी वक्त हानली के पास मौजूद पर्पल लाइट रिएक्टिव पर्ल हरकत करने लगा। ऐसा ही एक पर्ल उसने सांशिंग के पास रखा था ताकि वो बंदा प्रोटेक्टेड रहे, मगर उस पर्ल की रिएक्शन से ही हानली को पता चला कि सांशिंग के साथ कुछ तो जरूर हुआ होगा। तो वो इसी मैजिक टूल की मदद से दूसरे पर्ल को ट्रैक करके एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे सांशिंग का पर्ल मिल चुका था, तो हानली तुरंत ही उस पर्ल की इमेजेस चेक करने लगा। दरअसल हानली के वहाँ से जाते ही किसी ने सांशिंग को खत्म कर दिया था, साथ ही साथ उसके ट्रेसेस इसी पेड़ के नीचे दफन थे, तो हानली उन्हें भी जला देता है। अब हानली के वहाँ से जाते ही हम उन 4 फ्री कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं। वो कह रही थी कि हम उस डिमोनिक कल्टीवेटर्स को फॉलो करते हुए यहाँ आए थे। अब हमें क्या पता कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाला बंदा भी यहाँ आएगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते खुद को हाइड कर लिया, वरना तो वो बंदा हमें कैप्चर कर लेता। अब वो चारों लोग उसी पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और उतने में ही उन्हें हानली की आवाज आई। वो कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको एक साथ ही जहन्नुम भेज सकता हूँ। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि हानली ने उन चारों को पेड़ पर उल्टा टांग दिया है। अब ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। वेल इन चारों ने भी हानली से बचने के लिए उसके साथ फाइट करने की कोशिश की थी, मगर इनकी फनी सी फाइट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। हानली ने उन्हें काफी
कूल अंदाज में कैप्चर किया था। थोड़ी देर में वो चारों के चारों हानली के सामने ढेर हो गए। अब हानली कहता है कि तुम एक फैमिली हो और फैमिली हमेशा एक साथ ही अच्छी लगती है। अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। वो चारों कह रहे थे कि सीनियर प्लीज हमारी बातों पर यकीन कीजिए, इस कैपिटल में हमारे कई सारे साथी किडनैप हुए हैं। कोई तो है जो उन्हें जानबूझकर अगवा कर रहा और हम उसी बंदे की तलाश में यहाँ आए थे, मगर गलती से हमारी मुलाकात आपसे हो गई। देखिए हमारी टोली का नाम है 5 फ्रेंड्स ऑफ मेंगशान और हम लॉयल्टी और यूनिटी पर भरोसा करते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते। जिस पर हानली कहता है कि तुम्हारी तो 5 लोगों की टोली होनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो बस तुम 4 हो। जिस पर वो कहते हैं कि हमारा एक साथी मिसिंग है, इसलिए 5वीं स्पॉट फिलहाल के लिए वैकेंट है। जो भी बंदा लॉयल होगा उसे हम हमारी टोली में शामिल कर लेंगे। हानली को उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। साथ ही साथ उन चारों ने हानली को बताया कि जो बंदा फ्री कल्टीवेटर को किडनैप कर रहा है उसने हम पर एक सील लगाया था। अगर हम उसकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमें मार देगा। हानली को शक था कि इन लोगों पर अटैक करने वाला बंदा 6 डेविल डाओ सेक्ट से बिलोंग करता होगा, मगर वो लोग कह रहे थे कि वो बंदा 6 डेविल डाओ सेक्ट से ना होकर ब्लैक डीमन कल्ट से है। ब्लैक डीमन कल्ट ये नाम ही हानली ने पहली बार सुना था। वो लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने कुछ सालों में कई सारे कल्टीवेटर्स को किडनैप किया है और तब से लेकर आज तक उन फ्री कल्टीवेटर्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। सीनियर अगर आप हमारे ऊपर लगा हुआ वो सील हटा दो तो हम उस ब्लैक डीमन कल्ट को तबाह करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपके साथ हमेशा लॉयल भी रहेंगे। तो फाइनली हानली भी उनकी बात मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद वांग और यंग प्रिंस उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने सानशिंग की लाश छोड़ी हुई थी, मगर वो देखते हैं कि उस जगह को तो किसी ने डिस्ट्रॉय किया है। तो समझ जाते हैं कि कोई उन्हें फॉलो करने जरूर आएगा। साथ ही साथ वो अपने मास्टर के बारे में भी बात कर रहे थे। इनका मास्टर जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला था, तो इसी के लिए इन लोगों को ढेर सारे ब्लड एसेंस की जरूरत थी जो कि वो फ्री कल्टीवेटर्स को सैक्रिफाइस करके हासिल कर सकते हैं। मगर अब वो पहले जैसे आजादी से शिकार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन्हें कैप्चर करने की फिराक में है। इधर हानली ने इन चारों को आजाद करके उन पर लगाया हुआ ब्लड कर्स हटा दिया, तो सभी लोग हानली का शुक्रिया अदा करने लगे। हानली कहता है कि मैंने तुम्हें बख्श दिया, बस मेरी इस डिसीजन पर मुझे पछताने का मौका मत देना। तो लोग कहते सीनियर हम आपके लिए आग के दरिया को भी पार करेंगे। जिस पर वो मोटू सा कल्टीवेटर कहने लगा कि आग का दरिया सुनकर ही दर्द हो रहा, वहाँ जाने से पहले अगर मुझे थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन मिल जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हानली इतना तो समझ गया कि ये चारों बंदे काफी ज्यादा इनोसेंट हैं और आगे चल के ये जरूर से उसका साथ देंगे। अब तो हानली को कुछ भी करके मोरुआन का बदला लेना था, साथ ही साथ शियार के ग्रैंडफादर को भी ढूंढना था। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर ली हुआ को लेटर भेजकर यहाँ कुछ लोगों को बुला लेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वो हानली का साथ दे पाए। अब हानली मेंगशान को बताता है कि हम जिस बंदे का मुकाबला करने वाले हैं वो किसी 2 मुंह वाले सांप से कम नहीं। अगर हमें उस बंदे को मारना है तो उसके एक नहीं बल्कि दोनों मुंह को कुचलना होगा। वैसे तो उन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में जानता हूँ और यही हमारा प्लस पॉइंट होगा। तो अब अगली चाल खेलने का वक्त हमारा है। अगर तुम्हें हीरोज बनना है तो मेरा साथ दो। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई जहाँ पर मोरुआन मेंशन के एक सर्वेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करती है। उस पन्ने पर वांग के सारे अड्डों का लोकेशन मेंशन था जहाँ पर वांग ने कल्टीवेटर्स को बंदी बना के रखा है। तरुआन उन लोकेशन की सारी जानकारी एक परिंदे के जरिए हानली तक पहुँचा देती है। हानली को भी इस बार मानना पड़ा कि मोरुआन काफी ज्यादा स्मार्ट है, जिसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग बनाकर उन सारी जगहों पर अटैक करके फ्री कल्टीवेटर्स को आजाद करवा दिया, जिसमें शियार के ग्रैंडफादर भी शामिल थे। हानली तो मेंगशान की टीम वर्क से काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ उन्होंने मिलकर ब्लैक डीमन कल्ट की सैक्रिफाइस सेरेमनी को भी डिस्टर्ब किया था क्योंकि उनके पास अब कोई बंदे ही नहीं थे जिनकी वो बलि दे पाए। मेंगशान हानली को कांग्रेचुलेट करते हुए कह रहे थे कि आपने सभी कल्टीवेटर्स को आजाद कर दिया। साथ ही साथ ब्लैक डीमन कल्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ। और इसी के चलते मेंगशान के ग्रुप ने हानली को खुश होकर इमॉर्टल मास्टर नाम दिया। हानली उनसे कहता है कि भले अभी तक हमारा प्लान सही रहा, मगर अभी तक वांग और यंग प्रिंस ने खुद को रिवील नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग उन दोनों पर कड़ी नजर रखो। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यंग प्रिंस हानली ने फैलाए हुए रायते की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अपने फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर मेंशन से रवाना हो गया, मगर उसे जाते हुए मेंगशान की टीम ने देख लिया था। दरअसल यंग प्रिंस मेंशन से काफी
दूर जंगलों में पहुंच गया था। तो उस लोकेशन पर ये लोग हानली को भी बुला लेते हैं। वो हानली को बताने लगे कि यंग प्रिंस इसी घर में गया था, मगर वहाँ पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन सेटअप है, तो हम इतने आसानी से उससे निपट नहीं सकते। तो हानली तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए अपनी फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसने उस घर पर फायर से अटैक करके एक ही सेकंड में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर हानली इस बात से अनजान था कि वो खुद ही दुश्मनों के जाल में फंस चुका है। वांग और यंग प्रिंस टाइलियो नाम के बंदे को लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं। वेल, इस टाइलियो को ब्लड सर्वेंट कहा जाता था। वांग हानली से कहता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करते हुए हमें काफी अच्छे से चकमा दिया है, वरना तो उस दिन में तुम्हें दावत में ही पहचान लेता। अच्छा हुआ कि हमने ब्लड सर्वेंट को ऑलरेडी यहाँ पर बुला लिया था, नहीं तो आज हम दोनों भी तुम्हारी इस फायर अटैक में मारे जाते। अब टाइलियो ने हानली को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया, तो प्रिंस अपनी सिपाहियों को इशारा करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिसका नाम था ब्लैक विंड फॉर्मेशन। भले ही मेंगशान इस फॉर्मेशन को देखकर थोड़ा सा डर गए थे, मगर वो हानली की भी मदद करना चाहते हैं। अब उस फॉर्मेशन के अंदर इवल एनर्जी के टोर्नेडोज क्रिएट होने लगे, तो चारों मेंगशान ने तुरंत ही उन पर हमला कर दिया, मगर उस इवल एनर्जी के सामने वो फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हानली जल्दी से वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट करते हुए उन टोर्नेडोज को गायब कर देता है। हानली अपनी टीम को बता रहा था कि फिलहाल के लिए तुम लोग कुछ मत करना, सबसे पहले तो मुझे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। अब हानली को इस फॉर्मेशन के कोर पर अटैक करना था, इसलिए वो तुरंत ही फॉर्मेशन के टॉप की तरफ जाने लगा। तो उसे रोकने के लिए टाइलियो हानली पर कई सारे अटैक कर देता है, मगर हानली उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए फॉर्मेशन की सबसे कमजोर स्पॉट से बाहर आ गया। उसकी चालाकी देखकर उसके दुश्मन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गए, जिसके बाद हानली ने वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। उन्हें मारना हानली के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हानली की कल्टीवेशन इनसे काफी ज्यादा आगे है। अब हानली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर टाइलियो भी उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। इन दोनों में हमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिली, मगर हानली ने किए हुए हर एक अटैक को उस बंदे ने डॉज कर दिया था। अब मौका मिलते ही हानली ने उस बंदे को फॉर्मेशन से बाहर ढकेलते हुए वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट कर दिए, जिससे वो फॉर्मेशन एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम हानली की कल्टीवेशन लेवल टाइलियो को पता चली थी। वो कहता है कि ये बंदा तो फाउंडेशन की मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है, इसलिए तुम दोनों इसे रोक नहीं पाए। अब मुझे भी अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। इतना कहकर वो तुरंत ही अपनी एक अजीब सी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर ईवल ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही साथ उसके आसपास एक कवच बन गया था, जिसे सीक्रेट ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड कोकून कहा जाता है। अब कुछ समय तक तो टाइलियो इस मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, तो प्रिंस अपने चमचों को हानली पर अटैक करने भेज देता है, मगर हानली ने वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी, जिससे वो लोग चाहकर भी ब्रेक नहीं कर सकते। और अब अटैक करने की बारी हानली की थी, तो उसने कई सारे टैलिस्मान रिलीज करते हुए उन सभी कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया। वो मेंगशान से कह रहा था कि तुम लोग इन दोनों नमूनों को हैंडल करो, मुझे कुछ भी करके उस ब्लड कोकून को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो मेंगशान की टीम ने उन कल्टीवेटर्स के साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। तब तक यंग प्रिंस और वांग भी अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे उनकी पावर्स में भी काफी हद तक इजाफा हुआ था, इसलिए वो चारों मेंगशान पर भारी पड़ जाते हैं। वो जमकर इन मेंगशान्स की पिटाई कर रहे थे, मगर मेंगशान का काम था इन दोनों को बिजी रखना, इसलिए वो भी उन्हें तगड़ी टक्कर देने लगे। इधर हानली अपने पपेट का यूज करते हुए इस ब्लड कोकून को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ब्लड कोकून ब्रेक होने का नाम नहीं लेता। हानली जानता था कि उसकी टीम ज्यादा देर तक वांग और प्रिंस को रोक नहीं पाएगी, तो अपने सारे वेपन्स का यूज करते हुए इस पर हमले करने लगा, मगर उस कोकून की शील्ड बहुत ही ज्यादा टफ थी। तो हानली ने अपने शाउटिंग बेल से उस कोकून को ट्रैप कर दिया, जिसके बाद वो सीधे प्रिंस और वांग का मुकाबला करने पहुंच जाता है। यंग प्रिंस उससे कह रहा था कि मैं एम्परर का बेटा हूँ और इसी वजह से मुझे कल्टीवेशन के नियम अच्छे से पता है। तुम शायद 7 ग्रेड सेक्ट से बिलोंग करते हो और रूल्स के अकॉर्डिंग तुम मॉर्टल वर्ल्ड की रॉयल फैमिली पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज ऐसी कोई गलती मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जिस पर हानली कहता है, पता नहीं ये तुम्हें किसने बताया कि मैं ग्रेड 7 सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। दरअसल मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ और मैं तुम्हारी रियल पावर को देखना चाहता हूँ, तो चलो अपना सारा जोर लगाकर मेरा मुकाबला करो। जो सुनते ही वांग और प्रिंस ने तुरंत ही अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। हानली समझ गया था कि जब भी ये लोग डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हैं, इनकी कल्टीवेशन लेवल भी एनहांस होती है, जिसके बाद हानली ने इन पर टैलिस्मान से अटैक करना शुरू कर दिया। तब तक वांग को भी रियलाइज हो गया कि वो हानली का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उस बंदे ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तो हानली भी उसके पीछे जाने लगता है। साथ ही साथ उसने मेंगशान को यंग प्रिंस को हैंडल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। तो ये चारों
चारों लोग तुरंत ही प्रिंस को घेर लेते हैं। इधर वांग भी बड़ी तेजी से फ्लाई कर रहा था तो हानली ने उस पर फायर टैलिस्मैन से अटैक कर दी, मगर वो बंदा जैसे तैसे उन्हें डॉज करके आगे बढ़ता है। हानली को पता था कि ये बंदा काफी ज्यादा चालाक है, इसलिए हानली ने सामने से आकर उसे चकमा देते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वांग घायल होकर एक क्लिप पर पटक जाता है और उसी वक्त हानली भी उसके सामने कूद गया। वांग कहता है, भाई देख मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं, साथ ही साथ मैं अपना सारा ट्रेजर और सीक्रेट्स भी तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तो हानली उससे पूछता है कि क्या तुम मोजुरेन नाम के बंदे को जानते हो, जिस पर वांग कहता है कि इसका जवाब देने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम मोजुरेन को कैसे जानते हो। तो हानली उसे बताता है कि मोजुरेन ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रहा। ये सुनकर वांग थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि वो मोजुरेन मेरा दोस्त हुआ करता था, मगर उस बंदे को इमॉर्टलिटी हासिल करनी थी और फिर वो अचानक से लापता हो गया। वो नहीं जानता था कि मैं उसकी कामयाबी से कितना ज्यादा दुखी हूँ, तो मैंने उसके पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर हानली कहता है कि तुम्हें मोजुरेन से प्रॉब्लम थी, फिर तुमने उसकी फैमिली को तबाह क्यों किया। जिस पर वांग जवाब देते हुए कहने लगा कि उसका कोई खास रीजन तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो बस अपना दिल बहलाने के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय किया। मोजुरेन एक मामूली सा मॉर्टल होके भी उसे इमॉर्टलिटी हासिल करनी थी, शायद वो बंदा अपनी औकात भूल गया था। ये सब सुनते ही हानली को मोरवान की बातें याद आई। वांग की वजह से वो बेघर हो चुकी थी। इधर वांग कहता है, सीनियर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि दोबारा से इस कैपिटल में पाँव नहीं रखूंगा। जिस पर हानली उसे बताने लगा कि मैं तुमसे तुम्हारी डिमोनाइजिंग कल्टीवेशन मेथड के ओरिजिन के बारे में जानना चाहता था। तो वांग कहता है, सीनियर अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं वो मेथड खुशी से आपको देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हानली कहता है, ना आप रहने दो, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें खत्म करना ज्यादा पसंद करूंगा। जिसके बाद हानली ने वांग पर अपनी गोल्ड बीटल स्वॉर्ड से अटैक कर दिए, साथ ही साथ वो अपने अज़ूर स्वॉर्ड से उसे घायल भी कर देता है। हानली के किए हुए अटैक दिखने में बहुत ही जबरदस्त थे। जिसके बाद हानली ने वांग को गोल्ड बीटल स्वॉर्ड से इस कदर घायल किया कि उस बंदे की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। अब हानली बिना वक्त जाया किए अपनी टोली की तरफ रवाना हो जाता है। इधर प्रिंस ने तो सभी मिंगशान को बुरी तरह से घायल कर दिया था, मगर वो उन्हें खत्म कर पाई इससे पहले हानली अपने टैलिस्मान के अटैक से उसे दूर पुश कर देता है। साथ ही साथ हानली ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप किया ताकि यंग प्रिंस उसके नीचे सप्रेस हो जाए, मगर उस बंदे के पास वांग से भी खतरनाक पावर्स थी, तो हानली के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए तुरंत ही उससे आजाद हो जाता है। इधर हानली अपने फायर फॉर्मेशन की मदद से उस पर बड़ी खतरनाक आग बरसाने लगा, जिसमें झुलस कर वो प्रिंस बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही साथ हानली अपनी सिल्वर थ्रेड से उसे जमीन पर पटक देता है और हानली ने उस पर एक टैलिस्मान भी चिपका दिया था ताकि वो यहाँ से भागने न पाए। वो मिंगशान को बताता है कि इस बंदे पर नजर रखो, मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। और तभी श्राउडिंग बेल शेक होने लगी। हानली देखता है कि टाइलियो ने अपनी खतरनाक पावर्स के साथ उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो जानता था कि अब इस बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उतने में ही दो शार्प ऑब्जेक्ट से टाइलियो उसी के सिपाहियों को खत्म कर चुका था। वो शार्प ऑब्जेक्ट उसकी पूंछ थे। साथ ही साथ टाइलियो भी अब बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया था। बल ये है टाइलियो की डिमोनाइज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की इनिशियल स्टेज। अब हानली बिना वक्त जाया करे अपने सोम से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि टाइलियो की इवल शील्ड ब्रेक होने का नाम नहीं लेती, तो हानली ने अज़ूर डैगर से उस शील्ड पर कई सारे अटैक कर दिए, जिससे फाइनली वो ब्रेक हो जाती है। मगर जैसे ही हानली उस बंदे पर हमला करने उसके करीब गया, वो एक पावरफुल पंच के साथ हानली को काफी पीछे ढकेल देता है, मगर हानली दुगनी स्पीड से वापिस आ जाता है। उस बंदे की पूंछ से बचते हुए उस पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर टाइलियो ही हानली पर भारी पड़ जाता है, जिससे हानली घसीटते हुए जमीन पर पहुंच गया। मगर टाइलियो उस पे एक और हमला कर पाई इससे पहले हानली ने अज़ूर स्वॉर्ड इवेजन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए, जो कि बारी बारी टाइलियो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर टाइलियो को उन्हें डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जो देख हानली उस पर तुरंत ही अपने पपेट्स रिलीज कर देता है। उन सभी पपेट्स ने टाइलियो पर कई सारे ब्लास्ट कर दिए थे। हालांकि टाइलियो की स्ट्रॉन्ग चमड़ी पर इसका कोई असर नहीं होता, उल्टा उसी ने एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ उन सारे पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए हानली को ढूंढने लगता है। तो हानली उसी वक्त अपने अज़ूर ड्रैगन का यूज करते हुए उस पर एक स्नेक अटैक कर देता है। साथ ही साथ हानली अपनी सोर्ड लेकर सीधा उस पर हमला करने चला गया, मगर टाइलियो तो उसकी तलवार ही पकड़ लेता है। मीनवाइल हानली ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार दी, जिससे टाइलियो घायल होकर सीधा जमीन पर पटक गया। हानली ने उसे लात मार के और ज्यादा उकसा दिया था, तो उसने हानली के वहाँ आते ही उस पर एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिसमें हानली एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। तो फाइनली हानली अपनी वन ऑफ द पावरफुल मूव यानी कि जायंट
जायंट सोर्ड स्किल को क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसी सोर्ड का यूज करके हानली ने अपने कई सारे दुश्मनों को निपटा दिया था और अब वो टाइलियो को भी इसी से खत्म करना चाहता है। लेकिन टाइलियो भी कुछ कम नहीं, उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए हानली के जायंट सोर्ड पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे हानली की जायंट सोर्ड बड़े ही बेहतरीन अंदाज में ब्रेक हो गई। इससे हम टाइलियो की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। हानली भी वहाँ हुई ब्लास्ट से नीचे पटक जाता है। वो समझ गया कि इस मॉन्स्टर की स्किन तो हद से ज्यादा टफ है, इसे कोई ऑर्डिनरी मैजिक टूल ब्रेक नहीं कर सकता। वो देख पा रहा था कि टाइलियो हानली को खत्म करने के लिए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर उसका रास्ता रोकने के लिए मिंगशान की टीम आ जाती है। भले इन लोगों में ज्यादा पावर्स नहीं थी, मगर इन्होंने मिलकर टाइलियो को इतनी जोरदार धड़क दी कि वो हानली के सिर के ऊपर से उड़ती हुई सीधा जमीन पर पटक जाता है। हानलियो अपनी टीम से कह रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए इसे बिजी रखो, तब तक मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। अब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी टाइलियो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन मिंगशान लगातार उसका रास्ता रोक रहे थे। हालांकि इनकी कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर को होल्ड नहीं कर पाए, जिस वजह से वो सीधे जाकर हानली के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे नीचे पटक देता है। हानली देख रहा था कि टाइलियो सीधे उस पर आकर गिरने ही वाला है, तो चारों मिंगशान भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब तक हानली ने भी अपनी शील्ड बाहर निकाल ली थी, जिसने टाइलियो के पावरफुल ब्लो को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया कि चारों के चारों मिंगशान पीछे ढकेले गए। वो लोग देखते कि हानली अभी भी अपनी शील्ड की मदद से उसके ब्लो को रोके हुए है, तो इन चारों ने एक बार फिर से उस पर अटैक कर दिया। हानली अब डिसाइड करता है कि वो टैलिस्मान का यूज करके इससे डील करेगा, तो जल्दी से अपनी सिल्वर थ्रेड और बीटल स्वर्म का यूज करते हुए उसे एक जगह पर टाई कर देता है। मगर टाइलियो को टाई करना इतना सिंपल थोड़ी न था, उसने तो तुरंत ही हानली की ट्रैप को हटा दिया। अब वो वापस से उसके पास जा ही रहा था कि तभी सबसे यंग मिंगशान अपने मेस की चेन से उसका पाँव जकड़ लेता है। देखते ही देखते ही चारों मिंगशान उसी चेन से लटक गए। उनका बस एक ही टारगेट था, टाइलियो को बिजी रखना। तो टाइलियो ने हवा में उछाल कर उन सब की धुलाई करते हुए जमीन पर कूद गया। वो जानता था कि इन चारों की वजह से हानली को मारना मुश्किल हो रहा। तभी यंग मिंगशान ने अपने भाले से उस पर अटैक कर दिया, साथ ही साथ उसके सामने फनी सा डांस करते हुए उसे अपने पीछे बुला रहा था, जिससे टाइलियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस बंदे को मारने की पूरी कोशिश करने लगा। तो बाकी के मिंगशान भी उसे बचाने में लग जाते हैं। उन सभी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक चेन बना ली थी, मगर वो ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को होल्ड नहीं कर सकते थे। तो सबसे एल्डेस्ट मिंगशान चिल्लाते हुए हानली को बताने लगे कि यंग इमॉर्टल मास्टर, हम इस बंदे को और होल्ड नहीं कर सकते। और उसी वक्त टाइलियो ने इन सभी को जमीन पर पटक दिया, लेकिन तब तक हानली ने अपना टैलिस्मान ट्रेजर एक्टिवेट कर लिया था। वे लिए है हेवनली सप्रेसिंग रूलर, जो कि एक साथ लाखों करोड़ों रूलर से टाइलियो पर हमला करने लगी। टाइलियो इतने सारे अटैक्स को देखकर तो काफी ज्यादा घबरा गया, साथ ही साथ वो अब घायल भी हो चुका था। और उसी वक्त हानली ने उस पर एक और अटैक कर दिया, जिसे टाइलियो अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए काउंटर करने की कोशिश करता है, मगर इतनी लाखों करोड़ों तलवारों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। तो फाइनली टाइलियो की शील्ड ब्रेक होकर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर में उस जगह पर सब कुछ शांत हो गया था। अब हानली जल्दी से चारों मिंगशान के पास आ जाता है। उसे उन लोगों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, भले ये लोग घायल थे, मगर वो हानली से कहते कि इमॉर्टल मास्टर, आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। तो हानली ने उन्हें पावरफुल एलिक्सर प्रोवाइड की ताकि उनकी इंजुरीज जल्दी से हील हो जाए। हानली इनकी वफादारी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब ये लोग एलिक्सर कंज्यूम कर रहे थे, तब तक हानली टाइलियो की लाश चेक करने चला गया, मगर वो देखता है कि टाइलियो ने अपना हाथ काट कर वो यहाँ से भाग निकला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हानलियो ने उस पर अपना मार्क छोड़ दिया था, यानी वो जहाँ भी जाएगा हानली उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो अब हानली जल्दी से अपना मैप बाहर निकाल कर उसकी लोकेशन चेक करने लगा। वो बंदा ईस्टर्न गेट की तरफ रवाना हो चुका था। तो हानली सोल सर्चिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए प्रिंस जिन की मेमोरीज को चेक करने लगता है, जिसमें हानली को कैपिटल में मौजूद पैलेस नजर आने लगा। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्लैक डीमन कल्ट पैलेस के ही नीचे अंडरग्राउंड एरिया में मौजूद है। इसी वजह से तो ग्रेट 7 सेक्ट को आज तक इसकी भनक नहीं लगी। वहाँ पर हानली 4 ब्लड सर्वेंट्स को देख पा रहा था। यही लोग फ्री कल्टीवेटर्स को किडनैप करने का काम किया करते थे। उस जगह पर हानली को एक एंशिएंट बुक भी नजर आती है, जिसमें डिमोनिक ब्लड सैक्रिफाइस रिचुअल की पूरी इन्फो थी। जो देख हानली समझ जाता है कि शायद इसी रिचुअल को पूरा करने के लिए इन लोगों ने फ्री कल्टीवेटर्स को कैच किया होगा। मगर हानली को तलाश थी उनके लीडर की। आखिर इस ब्लैक डीमन कल्ट का लीडर होगा कौन? लेकिन हानली प्रिंस जिन की मेमोरीज को अच्छे से चेक कर पाए इससे पहले उस बंदे ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया। वो कहता है कि हमारा लीडर जरूर से मेरी मौत का बदला लेगा। तो इस तरह से प्रिंस जिन का किस्सा भी यहीं पर खत्म हो गया। भले ये बंदा हानली का दुश्मन था, मगर फिर भी हानली इसकी आंखें क्लोज करते हुए अपनी
इंसानियत शो करता है। हानली को पता था कि टाइलियो उनके लीडर को उसका सारा डिस्क्रिप्शन बता देगा, मगर हानली का प्लस पॉइंट ये है कि उसने टाइलियो के खिलाफ काफी सारी मूव्स का यूज किया था, जिसके चलते हानली की कमजोरी पकड़ना उन लोगों के लिए मुश्किल होगा। अब आगे जो भी करना है वो हानली तभी करेगा जब मास्टर ली हुआ उसकी मदद करने किसी को भेज देंगे। थोड़ी देर बाद चारों मिंगशान वहाँ पर आ जाते हैं। वो हानली को बता रही थी कि आपने जैसे बताया था, हमने वांग, यंग प्रिंस और उनके सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर दफना दिया है। हमें उनके पास से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स मिले हैं, तो आप इन्हें रख लीजिए। मगर हानली कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए वो सब तुम रख लो। लेकिन मिंगशान इसके लिए मना कर देते हैं। वो कह रही थी कि आप ही के लिए हमने ये फाइट की थी, तो हम ये सारे ट्रेजर आपसे नहीं ले सकते। हानली तो इन लोगों की वफादारी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, तो उन स्टोन्स को कलेक्ट करते हुए अपने कुछ एलिक्सर्स और ट्रेजर बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे हो। सच बताओ तो मैंने भी अपनी कल्टीवेशन की जर्नी एज अ फ्री कल्टीवेटर ही शुरू की थी, तो मैं तुम्हारी दर्द और तकलीफों को अच्छे से समझ सकता हूँ। तुमने इस मैटर को रिजॉल्व करने में मेरी बहुत मदद की है, मगर अब आगे यहाँ पर और भी कुछ खतरनाक होने वाला है जिसे तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए एलिक्सर और ट्रेजर मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। अब हमें अलग होना पड़ेगा। लेकिन मिंगशान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो हानली से कह रही थी कि इमॉर्टल मास्टर, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मगर हमें भी अपने साथ ले चलिए। हम लॉयल्टी की कदर करते हैं और हमेशा आपका साथ देना चाहेंगे। तो हानली उन्हें समझाने लगा कि भले हमने वांग और प्रिंस को तो मार दिया, मगर उनका लीडर अभी भी जिंदा है और वो जानता होगा कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, तो बताओ मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ टाइम के लिए कैपिटल से दूर कहीं पर सेटल हो जाओ। जब माहौल सही रहेगा तब वापस आ जाना। साथ ही साथ मैंने तुम्हें जो एलिक्सर्स दिए हैं उनकी मदद से तुम लोग बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। साथ ही मैंने तुम्हें कुछ मैजिकल टूल भी दिए हैं जो कि मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारी वजह से ये मिशन पूरा हुआ, इसलिए तुम ही इसके हीरोज हो। मिंगशान तो दिल से नहीं चाहती थी कि वो हानली से जुदा हो जाए, मगर उन्हें हानली की बात माननी पड़ी, जिसके बाद वो भारी दिल से हानली का शुक्रिया अदा करने लगे। उन्होंने हानली से वादा किया था कि जरूरत के वक्त तो हानली के काम जरूर आएंगे। उनकी लॉयल्टी हमेशा हानली के साथ है। तो हानली भी उनसे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात होगी, तब तक तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पर फोकस रखना। और अब हानली अपनी विंड बोट में सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। इधर टाइलियो पैलेस के अंडरग्राउंड में मौजूद खुफिया जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक और ब्लड सर्वेंट से हुई। इसका नाम था बिंगियाओ। वो टाइलियो को सूंघते हुए कहने लगा कि अरे अरे, तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने कर दी? ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने बुरी तरह से धो दिया। जिस पर टाइलियो कहने लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मुझे जल्दी से हमारे फाउंडर को इसकी खबर देनी होगी, इसलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन बिंगियाओ तो अभी भी उसका रास्ता रोके हुए था, तो टाइलियो ने उसे बस एक कोल्ड लुक दिया, इसलिए बिंगियाओ डोर ओपन कर देता है। अब ये लोग वहाँ से सीधा फाउंडर के चेम्बर में पहुँच गए। वहाँ पर हम देखते हैं किंग वेन और येशी को। ये दोनों भी टाइलियो जैसे ही ब्लड सर्वेंट्स हैं। अब टाइलियो सीधा फाउंडर के सामने नील करते हुए बताने लगा कि मेरे हाथ से मिशन फेल हो गया। वांग और प्रिंस जिन जिस स्ट्रॉन्ग होल्ड को संभाल रहे थे वो दुश्मनों के हाथ लग चुके हैं, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। जिस पर फाउंडर कहने लगा कि तुम्हें पनिश करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हालत से ही पता चल रहा कि तुम्हारा मुकाबला जिसके साथ हुआ है वो कोई मामूली सा बंदा नहीं होगा। जिस पर टाइलियो कहने लगा कि मैंने डिमोनाइजेशन मेथड का भी यूज किया था, मगर फिर भी उस बंदे को हरा नहीं पाया। तो किंगवेन उस बंदे की फाइटिंग स्टाइल और सेक्ट के बारे में पूछने लगा, जिस पर टाइलियो बता रहा था कि वो तो एक यंग लड़का है, मगर फिर भी वो इतनी जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिश की मिडिल स्टेज पर पहुंच गया। साथ ही उसने कई सारे मिक्स स्किल का यूज किया था, जैसे कि तलवारबाजी, फिजिकल आर्ट और मार्शल आर्ट। इतना ही नहीं, वो तो पपेट्स को कंट्रोल करना भी जानता है, इसलिए मैं उसकी कमजोरी ढूंढ नहीं पाया। मैंने आज तक न जाने कितने सारे कल्टीवेटर के साथ फाइट की होगी, मगर इस बंदे की बात ही कुछ अलग थी। उसके पास ढेर सारी स्किल्स तो है, मगर उसे ये भी पता है कि ब्लड कर्स को कैसे हटाया जाए। उसने 5 फ्रेंड्स ऑफ मिंगशान का कर्स लिफ्ट किया था, जिस पर बिंगियाओ कह रहा था कि मेरे ख्याल से वो एक फ्री कल्टीवेटर है और हमारा टाइलियो एक छोटे से बच्चे से पिटते पिटाते यहाँ पहुँच गया। तो अब किंगवेन उस बंदे को ढूंढने का काम उठा लेता है, जिस पर फाउंडर कहने लगा कि वो बंदा काफी ज्यादा
पावरफुल है, तो जो भी करना संभाल कर करो। साथ ही साथ मैं भी तब तक लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर ये सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करने लगे। अब फाउंडर टाइलियो को छोड़कर इन सभी को हंसी जाने के लिए बता देता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ड्रम प्लेन पर पेट्रियार्क मास्टर ली हुआ से मिलने आ चुकी थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि डोंगशान अभी भी दुश्मनों के कब्जे में है। साथ ही साथ ली हुआ उसे बताते हैं कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर स्पिरिचुअल माउंटेन बीस्ट और क्लियर वर्ड सेक्ट के लोग पहुँच जाएंगे। फिर हम आसानी से उन डिमोनिक कल्टिवेटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। पेट्रियार्क जानती थी कि मास्टर ली हुआ उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, मगर उन्होंने आज तक पेट्रियार्क के सामने अपनी दिल की बात नहीं कही। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।